Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are well and your examinations preparations are going well also. So in this video we are now going to talk about our next BSc third semester's zoology topic और ये यूनिट है हमारी यूनिट थर्ड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट की ये क्लास थर्ड एंड द लास्ट क्लास है. ठीक है, ये सभी क्लासेस बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जियोलॉजी एंड बॉटनी की नेचर नोवा बैच के अंडर चल रही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है जहां पर आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके टॉपिक्स को हलवा क्लियर किया जाता है. ओके, तो इस यूनिट की जैसा मैंने आपको बताया कि ये थर्ड क्लास है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या डिस्कस कर लिया है तो वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ. हम लोगों ने रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट जिसमें लैक ओपेरॉन सिस्टम इन ई कोलाई बहुत अच्छे से समझा था. सेकेंड वीडियो में हमने पढ़ा रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट जहां पर हमने यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन पढ़ा, हमारे क्रोमेटीन का रोल देखा उस जीन एक्सप्रेशन में, यानी हमने ये पढ़ा था डीएनए लेवल पे. ठीक है, एंड देन हम लोगों ने रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शनल जो हमारा लेवल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पॉली एडिनाइलेशन एंड आरएनए एडिटिंग, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे. तो जितने टॉपिक्स थे उसके हिसाब से मैं उतनी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. कल से हम लोग एक नई यूनिट 4 जो है उसे स्टार्ट कर देंगे. तो चलिए बात करते हैं हम अपने ट्रांसक्रिप्शन की. हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे रेगुलेशन कैसे हो रहा है जीन एक्सप्रेशन का, उसको स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू अ समरी जिससे आप थोड़ा इस वीडियो को कनेक्ट कर पाओ अपने जो पिछले कंटेंट है उससे. ठीक है, सो ये एक चार्ट था जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया था और ये मैंने उस टाइम भी कहा था पिछली वीडियो में कि इसका स्क्रीनशॉट कर लेना. यूकैरियोट में जीन रेगुलेशन किन किन जगह पर होता है उनका एक समराइज वर्जन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किया था. ठीक है, एक बात समझते हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने डीएनए लेवल पे किस तरीके से जीन का रेगुलेशन हो रहा है यानी कैसे जीन ऑन एंड ऑफ हो रहा है ये हमने पढ़ लिया. ठीक है, कि मॉलिक्यूलर जो बेसिस है हमारा जिस पे पूरी तरीके से हम क्या करते हैं अपने इंफॉर्मेशंस को फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, देन उसके बाद हमारा प्रोटीन वहां तक जो इंफॉर्मेशन पहुंच रहा है उसकी एक प्रोसेस जो है उसे हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, है ना. तो जब हम डीएनए से एचएनआरएनए बन रहा है, फिर एचएनआरएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से देन प्रोटीन, तो इनमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं. डीएनए से जब हमारा एचआरएनए बनता है जिसे हम एचएनआरएनए भी कहते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है. ठीक है, अब इस एचआरएनए का क्या होता है, यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे मॉडिफिकेशंस होते हैं और उन मॉडिफिकेशंस की वजह से हमें एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए मिल जाता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमआरएनए. देन मैच्योर एमआरएनए जो है उसका ट्रांसलेशन होता है और फिर हमें प्रोटीन मिलती है. अब ये जो प्रोटीन हमें मिला है ये अभी रॉ है ना, इसको हमें और मॉडिफाई करना है जिससे कि ये अपनी अपनी जगह पर अपने अपने सेल्स के पास पहुंच जाए जो उनका टारगेट सेल है. ठीक है, और फिर अपना अपना काम करे. तो उसके लिए हमें करना पड़ता है पोस्ट ट्रांसलेशन लेवल पे प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशंस, तो वो हम अगली वीडियो में अपने नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे. तो मेरा बताने का ये चार्ट का मतलब ये था कि हम लोगों ने डीएनए लेवल पे एपिजेनेटिक्स, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं वो सब हमने पढ़ लिए हैं. आज हम पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आप कैसे जीन को रेगुलेट कर रहे हो. तो ये वीडियो पढ़ने से देखो पहले मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगी कि जो पिछली वीडियो है उसको आप देख लो. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दिया था यूकैरियोट्स के कि ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन यानी कॉपीइंग डीएनए टू आरएनए, यानी हम डीएनए से आरएनए जो है वो बना रहे हैं. आपको पता है कि हमारा डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. ठीक है, और हमारे को जो आरएनए मिलता है वो हो जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड. अब मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन वाले टाइम पे बताया था कि क्यों ये दोनों स्ट्रैंड दो आरएनए क्यों नहीं बना रही हैं, सिर्फ एक ही क्यों बना रही हैं. तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, मैंने ये चीज आपके साथ डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पर जब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारा जो डीएनए है वो आरएनए हमको बना करके दे रहा है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, समझ गए. अब यहाँ पर हम कैसे जीन को रेगुलेट कर रहे हैं, कैसे हम एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का, मैंने पहले ही बताया था. जीन एक्सप्रेशन मतलब कि हमें आरएनए मिलना चाहिए, प्रोटीन मिलना चाहिए. अगर जीन एक्सप्रेस होगा तभी हमें आरएनए और प्रोटीन मिलेगा वरना नहीं मिलेगा. ठीक है,
तो अब कहाँ कहाँ ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे कैसे 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 हो सकता है, पूरी तरीके से हम इस चीज को आज पढ़ने वाले हैं। दिस इज अ समराइज वर्जन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इसे हम थोड़ा लार्ज इलाबोरेटिव वे में पढ़ेंगे। ओके, सो देखिए, यूकैरियोट्स जो होते हैं, दे हैव अ कॉम्प्लेक्स सेल विथ अ न्यूक्लियस, सो जीन एक्सप्रेशन इज टाइटली कंट्रोल्ड and especially during the transcription, the first step of protein synthesis. मैंने आपको अभी बोला कि जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कि जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी वो हमें प्रोटीन बना करके दे रहा है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है तो आपको प्रोटीन जो है वो नहीं मिलेगा। हमारा जो सेल है, हमारे यूकैरियोट्स के जो सेल हैं, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी से भरे हुए हैं। यानी कि अगर आप एक प्रोकैरियोट का सेल उठाओगे तो इट विल बी मोर इजियर फॉर यू कि आप इसे बहुत जल्दी स्टडी कर लोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं है। लेकिन जब आप एक यूकैरियोट का सेल उठाओगे ना, तो आप उसको पढ़ते ही रह जाओगे, लेकिन उसकी चीजें खत्म ही नहीं होंगी, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर भरी हुई है। तो इतना कॉम्प्लेक्सिटी है, और आपको पता है कि जो हमारा डीएनए से आरएनए बनने का जो जो हमारा एचआरएनए हम बोलते हैं, ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है हमारे यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में। यू ऑल नो दैट। तो हम यूकैरियोट्स का थोड़ा न्यूक्लियस समझते हैं कि यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस कैसे होता है, उसके स्ट्रक्चर को एक बार हम समझते हैं। ठीक है, आई नो यू ऑल आर अवेयर विद दिस कि यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस कैसे होते हैं, बट लेट मी गिव यू अ समरी। देखो, अभी पढ़ना ही तो काम है ना आपके जीवन में, कुछ और तो आपको करना नहीं है। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ो तो इतनी अच्छे तरीके से पढ़ो, इतना कोरिलेट करके पढ़ो कि आपको बस लगे कि इस टॉपिक से तो कोई क्वेश्चन आ जाए, मैं तो कर लूंगा। तो मेरा एक ही रूल है कि जब आप पढ़ने बैठो मेरे से, तो एक्चुअली आप अपना टाइम दे के बैठो, एकदम सोच के बैठो कि दीदी तो अच्छे से पढ़ाने वाली हैं, तो शी विल गोना टेक टाइम। ओके, तो ये हमने बना लिया हमारा न्यूक्लियस। अब हम इसके जो मेजर मेजर पोर्शंस हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियस को बाउंड करके रखा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या है? दीज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ यू विल गोना आस्क मी कि दीदी ये बीच बीच में आपने ये पोर्स क्यों बनाए हैं? तो देखो, न्यूक्लियर पोर जो होता है ना, वो प्रेजेंट होता है बिकॉज इन्हीं पोर से, अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनका काम क्या है। सबसे पहले हमने क्या समझा कि दिस इज आवर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो, आप अगर मेरे साथ बना रहे हो तो यू आर सेविंग योर टाइम, है ना? तो कॉपी में इसको बनाओ। ये हमारा क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और ये हमारे न्यूक्लियर पोर हो गए। ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियर पोर। ठीक, अब मेरी बात समझो। न्यूक्लियर जो पोर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर आप ये जो पूरा लिक्विडी फॉर्म देख रहे हो, जो ब्लू ब्लू आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस, ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब नाउ यू ऑल नो कि जैसे हमारे सेल में देयर इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? साइटो यानी सेल, प्लाज्म यानी फ्लूइड, यानी सेल की फ्लूइड जिसमें अदर सेल ऑर्गेनेल्स तैर रहे हैं, एम्बेडेड है, वो बेसिकली अच्छी तरीके से बैठे हुए हैं, तो वो हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। वैसे ही ये एरिया हमारा पूरा एक लिक्विड से भरा होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इसको याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक, अभी मैंने बोला न्यूक्लियो यानी हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, एंड द अदर वे इज योर प्लाज्म। प्लाज्म यानी हो जाएगा लिक्विड। तो वो लिक्विड जो हमारे न्यूक्लियस में पाया जा रहा है, वो हमारा कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देन वी हैव अ सेंटर में एक न्यूक्लियोलस। ठीक है, ये क्या हो गया? हमने क्या बना दिया? ये बना दिया एक न्यूक्लियोलस। ठीक, and this nucleolus plays a very important role. Can you tell me what is the work of nucleolus? बताइए। न्यूक्लियोलस जो होते हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये एवं ही आपके जो न्यूक्लियस है उसमें नहीं पड़े हुए हैं, इनका काम है। इनका काम क्या है कि ये राइबोसोम की बायोजेनेसिस कराते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज दिस राइबोसोम की बायोजेनेसिस?
मतलब कि ये राइबोसोम को बनाते हैं। एंड टेल मी वन थिंग, राइबोसोम का क्या काम होता है? राइबोसोम इज नन फॉर द प्रोटीन फैक्ट्री, यानी कि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, है ना। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि राइबोसोम इज द हाउस जहां पर प्रोटीन बनता है, इज द फैक्ट्री जहां से प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होती है। अच्छा, राइबोसोम बायोजेनेसिस में मैंने आपको बताया कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। नाउ एक्चुअली व्हाट इज दिस टर्म राइबोसोम बायोजेनेसिस? देखो, ये तो हो गई छोटे बच्चों वाली बात, ठीक। अब समझो बड़े बच्चों वाली बात। न्यूक्लियोलस में क्या हो रहा होता है? राइबोसोम बायोजेनेसिस, जहां पर हो रहा है आरएनए का सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस हो रहा है? आरएनए का सिंथेसिस। आर यानी राइबोसोमल आरएनए। सो द न्यूक्लियोलस इज द साइट वेयर राइबोसोमल आरएनए जो जीन होती है, दे आर ट्रांसक्राइब्ड एंड द रिजल्टिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रोसेस्ड। एंड दिस आरएनए, आपने पढ़ा होगा आरएनए के 3 फॉर्म होते हैं ना, एमआरएनए, आरआरएनए, फिर टीआरएनए, है ना। सो ये हो गया हमारा एमआरएनए जो होता है, इट इज नन फॉर लाइक मैसेंजर आरएनए। आरआरएनए इज योर राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए इज योर ट्रांसफर आरएनए। तो जो हमारा आरआरएनए होता है ना, वो काम करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, ठीक है। तो राइबोसोम जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर नन एज द राइबोसोम लाइक प्रोडक्शन फैक्ट्री, जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो। तो याद रखना कि भले जो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम है, लेकिन राइबोसोम प्रोडक्शन फैक्ट्री कौन है? वो न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब यहीं पर आपको जुड़ी हुई दिखाई देंगी क्या? यहीं पर आपको दिखाई देंगी क्रोमैटिन, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस क्रोमैटिन? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रोटीन जो है उसको बनाने में क्रोमैटिन का बहुत ज्यादा रोल हमने देखा डीएनए लेवल पे। हमने ये देखा कि इस क्रोमैटिन का लूजली होना, ठीक है, लूजली होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लूजली नहीं हुआ तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं रहेगा कि हम डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कर पाए। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो क्रोमैटिन है वो यू क्रोमैटिन होना चाहिए, यानी कि अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। देयर हैव टू बी अ एक्सेस कि हम हमारे डीएनए पे जो प्रमोटर साइट है उस पर जा करके आरएनए जुड़ पाए। उसके लिए हमारे पास जो क्रोमैटिन है वो थोड़ी सी खुली हुई होनी चाहिए, ना कि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कि आरएनए पॉलीमरेज अगर इसमें घुस गया तो वो ढूंढ ही रहा है कि भाई प्रोमोटर तुम हो कहाँ, है ना, तुम हो कहाँ मुझे ये बताओ। अब वो उसी में उलझा रहेगा, वो कहाँ से देख लेगा, वो कहाँ से ढूंढ लेगा। तो हमने यही पढ़ा था कि क्रोमैटिन का जो है लूजली पैक्ड होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है सब कुछ? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर जो मैंने प्रोटीन जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर बनाया है, आपको मैं यही बताना चाह रही हूँ कि दिस क्रोमैटिन, इस क्रोमैटिन को जब आप खोलोगे, ठीक है, मान लो मैंने ऐसे थ्रेड उठाया तो आपको ऐसे खुलते हुए क्या दिखाई देंगे? डीएनए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डीएनए में सिर्फ लाइक क्रोमैटिन में सिर्फ डीएनए के स्ट्रैंड्स नहीं होते हैं, आपके जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या हैं? दे आर द ऑक्टमर, ठीक है। यहाँ पर H1 है, एंट्री एंड एग्जिट पे H1 प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन 1। एंड ऑक्टामर जो बना रहे हैं वो हमारे H2A, H2B, H3A, H3B एंड H4। इस तरीके से आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी अरेंजमेंट है, और इसी हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड्स में जो डीएनए है वो बंधे हुए हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। तो अब हमें क्या करना है? हमने इस डीएनए को खोल दिया,
ठीक, हमने क्रोमेटिन को खोला तो हमें डीएनए दिखा, डीएनए में हमें ये हिस्टोन प्रोटीन्स दिख गए। नाउ ये जो डीएनए हमने खोला है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डीएनए जो है दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एमआरएनए का बनाने के लिए। डीएनए रिस्पॉन्सिबल तो है ही नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए का वो सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है जो फंक्शनल है आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए। उस एरिया को अपन क्या कहते हैं? उस फंक्शनल एरिया को हम कहते हैं जीन। यानी डीएनए पूरी तरीके से, जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो पूरी तरीके से प्रोटीन या आरएनए नहीं बना रहा है। डीएनए का वो सीक्वेंस जो फंक्शनल है आरएनए और प्रोटीन बनाने के लिए, दिस इज नोन एज योर जीन। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको यहाँ पर जीन मिल जाएगा और उस जीन को, अब ये वाला पोर्शन जो मैंने खोला है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर जीन। ठीक, तो अब हम इस जीन के सीक्वेंस को अगर उठाएं तो हमें मान लो ऐसे मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ढूंढेंगे एक प्रमोटर रीजन। ओके, एक प्रमोटर सीक्वेंस देखेंगे जहां आएगा आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और इनिशिएशन के बाद इलोंगेशन होगा और आरएनए जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आई एम इरेजिंग दिस। ओके, देखो अब हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे एक डीएनए का, 2 स्ट्रैंड होते हैं ना, तो हमने एक ये स्ट्रैंड बना दिया और दूसरे कलर से हम क्या करेंगे? दूसरा स्ट्रैंड जो है वो बनाएंगे। ठीक, ये मेरा जो है डीएनए है। नाउ लेट मी टेल यू, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या पढ़ा था? क्योंकि हमें ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे पढ़ना है तो वी हैव टू रिवाइज द ट्रांसक्रिप्शन। कि ट्रांसक्रिप्शन के पास एक हमारा प्रमोटर जो है वो सीक्वेंस होना चाहिए। आपको पता है देयर इज अ सीक्वेंस जहाँ पे ACTG जो है उनका सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे करके होते हैं ना। तो वही मैं बोल रही हूँ कि एक सीक्वेंस यू हैव टू टेक इट, जिसे आप कह रहे हो प्रमोटर रीजन। क्या कह रहे हो आप? इसे आप कह रहे हो प्रमोटर रीजन, क्योंकि ये प्रमोटर सीक्वेंसेस हैं। अब इन्हीं प्रमोटर रीजन पर आकर के क्या जुड़ेगा? आरएनए हमारा पॉलीमरेज। अच्छा, ट्रिक तो आपको याद ही होगी, लव मैरिज वाली, वही पूरी कहानी चल रही है। आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे जुड़ गए और कौन हेल्प कर रहा था? बताइए, आप ही ना हेल्प कर रहे थे, सिग्मा। तो सिग्मा जो है वो यहाँ पे हेल्प कर देगा और आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और जब जब वो आगे की तरफ बढ़ेगा तब तब वो क्या करेगा? आरएनए को बनाता जाएगा। तो ये आगे ऐसे बढ़ता गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो क्या करेगा? वो इलोंगेशन की प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? इलोंगेशन की प्रोसेस करेगा। तो ये हमने इलोंगेशन करा दिया। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया यहाँ पे और हमें जो है ना आरएनए वो ऐसे देते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास होगा एक टर्मिनेशन रीजन। क्या होगा? एक हमारे पास होगा टर्मिनेटर रीजन, जहां पर इनको रोक दिया जाएगा कि अब बस टर्मिनेट हो जाओ और आरएनए जो है वो बाहर की तरफ आपको ये मिल गया HNRNA। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलोंगेशन और जहां पे टर्मिनेशन होगा उसे हम टर्मिनेशन की प्रोसेस बोल देंगे। और ये जो हमें आरएनए मिलेगा वो किस डायरेक्शन से किस में मिलेगा? 5 से 3' डायरेक्शन में मिलेगा। क्योंकि हमने स्टार्ट किया था, हमने हमेशा से बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट होती है वो 3' से 5' के डायरेक्शन में स्टार्ट होती है। तो जो आरएनए मिलेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो अब हमें मिल गया आरएनए। आरएनए हमें मिल गया जो कि अभी मैच्योर नहीं है। ठीक है, वो अभी मैसेंजर आरएनए नहीं बना है। तो ये न्यूक्लियस में क्या हुआ? न्यूक्लियस में हमने क्या कर दिया? आरएनए जो है उसको बना दिया। ये था डीएनए और डीएनए से हमें आरएनए बन गया। इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। टेल मी, ट्रांसक्रिप्शन आपने देखा। अब ये जो आरएनए है वो न्यूक्लियर पोर से, जैसा मैंने आपको बताया था, उसके द्वारा बाहर निकलेंगे। इनकी स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ये सब चीजें की मॉडिफिकेशंस होंगी। तो वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जहाँ पर स्प्लाइसिंग होती है,
टेलिंग होती है, कैपिंग होती है, तो इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। तो इस पर भी हम जीन रेगुलेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे आपने बताओ क्या क्या सीरियसली देखा। सबसे पहले तो क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है ये बताओ। ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हमने ये देखा कि अगर जीन को रेगुलेट करना है तो हमारे पास देयर इज अ प्रमोटर रीजन जिसके द्वारा हम रेगुलेट कर सकते हैं। प्रमोटर रीजन क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट है जीन का, लाइक एन ऑन स्विच, कि अगर प्रमोटर पे जाकर के आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। मान लो कि हम जुड़ने ही ना दें, है ना, अगर हम जुड़ने ही ना दें तो ट्रांसक्रिप्शन तो नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला तो जीन रेगुलेशन जो हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन जो हो रहा है, वो तो भाई हम प्रमोटर रीजन पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अगर प्रमोटर पे आरएनए जुड़ा तो आगे ट्रांसक्रिप्शन होगा, नहीं जुड़ा तो नहीं होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यहाँ पर बाइंड करता है हियर टू बिगिन mRNA synthesis. नीड जनरल ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर जीटीएस टू हेल्प पॉलीमरेज बाइंडिंग। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स आपको ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन के लिए प्रमोटर रीजन दिख रहा है कि यहाँ पर रेगुलेशन किया जा सकता है। टेल मी वन थिंग, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर क्या है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर इसका आंसर बताना कि राइट आंसर क्या है, यहाँ पर कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। सेकेंड, जैसा इसने बोला कि आरएनए को जुड़ने में हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स, तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स पे भी रेगुलेशन हो सकता है कि अगर हम ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के साथ कुछ छेड़खानी कर दें तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जीन को कि तुम आगे चल के ट्रांसक्रिप्शन करो या ना करो। तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं, एक रिप्रेशर प्रोटीन्स होते हैं। दीज ट्रांसक्रिप्शनल जो फैक्टर्स होते हैं टीएफ, ये और कुछ नहीं है, दे आर द स्पेसिफिक प्रोटीन्स दैट आर हेल्पिंग आवर यूकैरियोट्स टू लीड द आवर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं, ये दो तरीके के हैं, एक एक्टिवेटर एक रिप्रेशर। नाम बता रहा है एक्टिवेटर यानी कि वो प्रोटीन्स, वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स जो हमारे ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करेंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा आरएनए बनवाएंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन जो है वो बनेगा। रिप्रेशर प्रोटीन, रिप्रेस यानी होता है किसी चीज को रिड्यूस कर देना, ब्लॉक कर देना, बंद कर देना, ठीक है, या घटा देना। तो रिप्रेशर प्रोटीन्स क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्शन को या तो ब्लॉक कर देंगे या तो रिड्यूस कर देंगे या उनकी गति धीमी कर देंगे। समझ रहे हो? तो ये जो आपके टीएफ्स हैं ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस पे, एक इनहेंसर एंड साइलेंसर की तरह काम करते हैं, जिससे हमारे प्रमोटर्स की एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। ये बताओ, अगर कोई प्रमोटर रीजन है तो वो तो वेट कर रहा है ना कि हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आए। आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ेगा तो उस जो प्रमोटर रीजन है उसका क्या ही अस्तित्व रह जाएगा, वहीं से स्टार्ट होने वाला है। प्रमोटर यानी प्रमोट करना, आगे बढ़ना। आरएनए पॉलीमरेज नहीं पहुंचा तो उसका क्या ही अस्तित्व रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, आपके ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स चाहिए, तब जाके तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो रेगुलेशन इन दो जगह पर, दो घटक हैं जहां पर आपको देखने को मिला अभी तक। एक हमने क्या पढ़ा? एक हमने पढ़ा प्रवर्तक क्षेत्र और एक हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। ठीक है। फिर हमारा आ जाता है इनहेंसर एंड साइलेंसर्स। तो इनहेंसर जो होते हैं ये डीएनए एलिमेंट से काफी ज्यादा दूर होते हैं और ये इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को जब एक्टिवेटर बाइंड हो रहा होता है। समझ रहे हो? इनहेंसर यानी इनहेंस कर देना। हम क्या बोलते हैं कि ये कोर्स ले लो आप मेरा, आपकी इससे स्टडीज जो होंगी वो इनहेंस हो जाएंगी, यानी अच्छी हो जाएंगी, यानी आप अपनी स्टडीज में तेज हो जाओगे। तो ये इनहेंसर क्या काम करते हैं? सबसे पहले तो लोकेशन बताई गई कि ये डीएनए एलिमेंट से दूर रहते हैं, फार अवे फ्रॉम डीएनए एलिमेंट्स। और ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देते हैं जैसे ही कोई एक्टिवेटर बाइंड कर रहा है। अच्छा, इनहेंसर मतलब क्या होता है कि आप कोई कोर्स लो तब तो जाकर के आप अपनी नॉलेज को गेन कर पाओगे। तो द कोर्स इज व्हाट? द एक्टिवेटर। आप कोर्स की वजह से अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहे हो। वैसे ही इनहेंसर आप कैसे? आप बिल्कुल नाम से थोड़ी बोल दोगे ए डीएनए इनहेंस हो जाओ, ऐसे थोड़ी इनहेंसर होता है। आपको कुछ लगाना पड़ेगा, तो आप क्या लगाते हो? एक एक्टिवेटर लगाते हो। तो वैसे ही इनहेंसर क्या है? इनहेंसर हमारे ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कराता है बाय बाइंडिंग द एक्टिवेटर। गेटिंग माय पॉइंट? साइलेंसर नाम से समझ में आ रहा है, साइलेंट कर देना यानी रिड्यूस कर देना। ट्रांसक्रिप्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है रिप्रेसर जैसे ही बाइंड होता है।
मैंने आपको क्या बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, द वन इज योर एक्टिवेटर, द वन इज योर रिप्रेशर। जब एक्टिवेटर बाइंड होगा तो इनहेंसर आ जाएंगे, है ना, इनहेंसर होंगे फार अवे फ्रॉम डीएनए एलिमेंट, जो ट्रांसक्रिप्शन को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। साइलेंसर, जैसे ही ये रिप्रेशर बाइंड्स हो जाएंगे जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं, तो वो डीएनए को क्या करेंगे, सॉरी ट्रांसक्रिप्शनल को क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा एपिजेनेटिक कंट्रोल हमने पढ़ाई था, क्रोमेटिन में मॉडिफिकेशन कैसे कैसे होता है ये सब हमने पढ़ा रखा है। यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो रैप्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के, क्रोमेटिन फॉर्म करता है। ट्रांसक्रिप्शन डिपेंड होता है हाउ टाइटली एंड लूजली द डीएनए इज पैक्ड। हिस्टोन का एसिटाइलेशन अगर आप करते हो, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो क्रोमेटिन है वो हमें खुला हुआ मिले, यू क्रोमेटिन एक्चुअली हमें चाहिए। तो हिस्टोन की एसिटिलेशन अगर आप करा रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाता है, हिस्टोन की डी एसिटिलेशन करा रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हो जाता है। ऐसे ही आप कंट्रोल करते हो। डीएनए की मिथाइलेशन करोगे तो आप देखोगे मिथाइल ग्रुप के जुड़ने की वजह से जो डीएनए है वो मिथाइलेटेड हो जाता है और वो साइलेंट हो जाता है, जिसको हम जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं। तो जीन जब साइलेंट हो गया तो वो काम क्या करेगा, तो वो ऑफ हो जाता है। तो ये एक्चुअली में डीएनए लेवल वाला ही है जो एक्चुअली हमारे ट्रांसक्रिप्शन का पार्ट है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो बीच की सारी प्रोसेसेस को हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम डीएनए लेवल पे क्रोमेटिन का रोल आपके सिलेबस में बहुत इलाबोरेटेड वे में लिखा हुआ था, दैट इज वाई मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी कि भाई यहाँ से नोट्स लिख लो, यहाँ से अच्छे से जान लो। ठीक है, तो ये हमारे ट्रांसक्रिप्शनल के पार्ट्स थे जहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो, जीन एक्सप्रेशन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। एग्जाम्पल की मैं आपको एक बात बताती हूँ कि देखो ट्रांसक्रिप्शन में स्टेरॉइड हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल्स हो गया, ये बड़े ही आसानी से जीन्स को एक्सप्रेशन में रेगुलेट कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेस कैसे हो रहा है बाय एक्टिंग डायरेक्टली एट द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, जैसे ही एक एस्ट्रोजन जो है, एक हार्मोन हमारे सेल में एंटर करता है, वो बाइंड करता है रिसेप्टर से, रिसेप्टर जो है वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स वो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बन जाते हैं, वो डीएनए के साथ बाइंड करते हैं और हमारे स्पेसिफिक जीन को क्या कर देते हैं, टर्न ऑन कर देते हैं। लाइक इन द ब्रेस्ट टिश्यू सेल्स, जो हमारे ब्रेस्ट में टिश्यूज होती जो टिश्यू सेल्स हैं कि वो अपना काम करना स्टार्ट करें, उनको ऑन करने के लिए, हमें स्पेसिफिक जीन को ऑन करना पड़ेगा। और वो स्पेसिफिक जीन कैसे ऑन होगा, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इन सब तरीकों से। तो जो एस्ट्रोजन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, यू कैन से कि ऑन, आप कह सकते हो कि ब्रेस्ट टिश्यू सेल्स को ऑन करने में जो एस्ट्रोजन्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या बताया गया है कि एक स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है, वो हमारे सेल में एंटर किया, मान लो कि दिस इज अ सेल, ठीक। अब बाहर से हमारे को एक स्टेरॉइड आया, ठीक है, वो हमारे सेल में एंटर करेगा, ठीक। बाइंड्स इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, अंदर के जितने भी रिसेप्टर्स होंगे सेल के अंदर, जो रिसेप्टर्स होंगे जो इनको कैच करने के लिए बैठे होंगे, ठीक, वो रिसेप्टर अंदर है तो उसने क्या किया, इसको क्या कर लिया, अब कैच कर लिया, ठीक। तो ये रिसेप्टर हो गया, ये हमारा लीगेंड, क्या बोलते हैं इसको, जो रिसेप्टर से जुड़ता है उसको हम लीगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पे लीगेंड कौन है, अलग अलग तरीके से हो सकता है, एस्ट्रोजन हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन हो सकता है, कॉर्टिसोल्स हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके के हैं, ठीक है। ये सेल सिग्नलिंग में पढ़ोगे, जहाँ जीपीसीआर वगैरह पढ़ोगे ना, वहाँ पे मैं आप ना एमएससी में सेल सिग्नलिंग है और मेरा बहुत फेवरेट है वो। तो मौका मिला जब एमएससी की मैं पेड क्लासेस चलाऊंगी बाद में, तो फिर मैं वहाँ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा लीगेंड हो गया, जो कि अभी फिलहाल में हम एस्ट्रोजन देख रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिसेप्टर से ये जुड़ गया, रिसेप्टर से जुड़ते ही जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, अब लीगेंड एंड रिसेप्टर जब साथ में जुड़े तो उन्होंने क्या बना लिया, एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लिया। ये अब चला जाएगा, पता है किसमें, ये चला जाएगा हमारे न्यूक्लियस में। मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर घुसते ही हमारे पास न्यूक्लियस में क्या था बताओ, समझ में नहीं आ रहा है ना, रुको, ये देखो, व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज अ सेल, ठीक है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों है ना, मुझे ऐसा रहता है कि आप कोई भी ऐसे मतलब ना छोड़ के मत जाओ। लाइक मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी चीज ऐसी हो जो समझ ना आए और फिर आपको यहाँ से किसी और जगह पर जाना पड़े कि यार दीदी नहीं, मतलब दीदी ने जो बताया वो मेरे दिमाग में घुसा ही नहीं, तो वो चीज मैं नहीं चाहती। देखो अब समझो, दिस इज द स्टेरॉइड हार्मोन,
ठीक है, आराम से समझना, कोई जल्दी नहीं है, मैंने बोला ना कि टाइम लेके पढ़ेंगे। ये हमारे पास स्टेरॉइड है, ठीक है, और हमने अभी बोला कि स्टेरॉइड जो है वो एक लीगेंड है, उसको चाहिए रिसेप्टर। तो स्टेरॉइड जो है वो इंटरसेलुलर रिसेप्टर, सबसे पहले लेट मी ड्रॉ अ न्यूक्लियस हियर जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो चलो ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे ही हमारा स्टेरॉइड हार्मोन एंटर करेगा, ठीक, स्टेरॉइड हार्मोन एंटर करते ही क्या कर रहा है, एक रिसेप्टर के साथ आकर के जुड़ जा रहा है। ये रिसेप्टर हमारे जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं इंटरसेलुलर रिसेप्टर्स, ठीक, ये प्रेजेंट है। जैसे ही ये आया, ठीक, ये स्टेरॉइड आया, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही ये क्या हुआ, जुड़ गया हमारे रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे आकर के जुड़ गया, ठीक। तो ये बताओ इस पोर्शन को आप क्या कहोगे, इस पोर्शन को जहां पर आपके पास रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर है और लीगेंड है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, रिसेप्टर लीगेंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स पता है क्या करेगा, मैंने आपको अभी बताया था, देयर इज अ वेरी ह्यूज रोल ऑफ आवर न्यूक्लियर पोर, बताया था ना। तो न्यूक्लियर पोर के वजह से ये क्या करेंगे, चलो ये मैंने बना दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर इज अ पोर। अब क्या होगा कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये हमारे न्यूक्लियर पोर के द्वारा अंदर घुस जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर। अब टेल मी वन थिंग बच्चा लोग, कि अगर ये न्यूक्लियस के अंदर घुस गया है तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या था, बताइए, चलो बताओ। ये हमने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, एंड मैंने आपको बता दिया कि ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर पोर है जिसके अंदर रिसेप्टर्स घुस चुके हैं, और रिसेप्टर अब हमारे अंदर आ चुके हैं। ये हमने बना दिया एक न्यूक्लियोलस, एंड ये हमने बना दिया क्रोमेटिन। अच्छा, क्रोमेटिन को दूसरे कलर से बनाते हैं। सो न्यूक्लियोलस के बाद हम क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस से आपने देखा था ना वहां पे बहुत सारे क्रोमेटिन्स थे, मैंने बताया। अब बताओ, ये तो पहले से क्रोमेटिन्स प्रेजेंट हैं, ओके, एंड दीज क्रोमेटिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, यू ऑल नो कि जो सी है वो ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, यानी क्रोमेटिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। नाउ आपने देखा कि हमारे पास ये जो रिसेप्टर और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स है ये भी अंदर घुस चुका है, और घुसते ही इसने क्या किया, जो हमारे क्रोमेटिन को जैसे ही आप खोलोगे तो डीएनए वाला पोर्शन आपको मिलेगा, मैंने बार बार आपसे बताया, ठीक है। अब ये जो डीएनए वाला पोर्शन है, देयर इज अ रीजन ऑन डीएनए जिसे हम कहते हैं HRE, ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट। इस रीजन से जा करके हमारा क्या होगा, ये रिसेप्टर बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो अब ये रिसेप्टर जो है वो हमारे क्रोमेटिन के HRE, जो HRE इस जगह पर आकर के उसने बाइंड कर लिया। अब बताओ, जो डीएनए पहले एक नॉर्मल डीएनए था, उस पर आकर के हमारा स्टेरॉइड हार्मोन वाला जो रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, वॉट एवर यू वांट टू से, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोन है। तो ये वाला जो आकर के जुड़ा, तो क्या हमारे ट्रांसक्रिप्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एक नॉर्मल डीएनए और एक ऐसा डीएनए जिसपे स्टेरॉइड हार्मोन्स आकर के जुड़े हुए हैं, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब क्या होगा, इस HRE यानी हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट पे इसको जुड़ने के वजह से जो हमारा ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी है उसको रिक्रिएट कर दिया जाएगा, यानी अब उसको एक टारगेट, जो हमारा टारगेट जीन है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टारगेट जीन। अब रिक्रूट यानी क्या, कि एक नया, अब ये एक क्रोमेटिन बन गया जिसके पास स्टेरॉइड हार्मोन भी है, तो अब ये क्या करेगा, ये तो एक नया जीन बन गया भाई, इसके पास अलग ही लेवल की पावर आ गई भाई, मेरे पास तो स्टेरॉइड आ गया। तो अब वो क्या करेगा, वो अपने हिसाब से उन्हीं सेल्स और उन्हीं टिश्यूज को टारगेट करेगा जो एस्ट्रोजन के द्वारा रेगुलेट किया जा रहा हो, और वो हमने अभी पढ़ा कि स्टेरॉइड में एस्ट्रोजन, तो रेगुलेशन जो है वो किसका हो, यहाँ पर हो रहा है हमारे ब्रेस्ट सेल की, है ना। यहाँ पर जो प्रोटीन्स बनेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे हमारे ब्रेस्ट टिश्यू सेल्स में। ये बस एक एग्जांपल है। स्टेरॉइड हार्मोन्स में मैंने क्या बोला, स्टेरॉइड हार्मोन्स में मान लो एस्ट्रोजन मैंने उठा लिया, स्टेरॉइड हार्मोन्स में बहुत तरीके के ग्रुप है ये, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल्स आते हैं, उसमें से मैंने मान लो एस्ट्रोजन ही उठा लिया, तो एस्ट्रोजन जा करके रिसेप्टर से जुड़ेगा, है ना।
मान लो कि दिस इज एस्ट्रोजन, तो वो जाकर के रिसेप्टर से जुड़ा, रिसेप्टर और लिगेंड का कॉम्प्लेक्स बना, और फिर वो जाकर के एस्ट्रोजन जुड़ गया हमारे एचआरई रीजन पे, और एचआरई रीजन पे जुड़ते ही उसने क्या कर दिया, बाइंड होते ही टर्न ऑन कर दिया स्पेसिफिक जीन्स को, और वो स्पेसिफिक जीन्स अब किसके लिए प्रोटीन बनाएंगी, वो स्पेसिफिक जीन्स बनाएंगी ब्रेस्ट टिश्यूज सेल के लिए, कि जल्दी जल्दी हमें ब्रेस्ट को प्रोटीन पहुंचाना है। एंड ब्रेस्ट प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक चाइल्ड, अगर आप मदरहुड में देखो तो चाइल्ड के लिए ब्रेस्ट की टिश्यूज डेवलप हो, ब्रेस्ट से मेमोरी ग्लैंड, आप यू ऑल नो मिल्क इज द प्रोडक्शन, तो क्यों एस्ट्रोजन आपने पढ़ा है, एस्ट्रोजन्स आर none for their sexual characteristic, estrogen testosterone they are the sexual hormone you can say in my language, मैं तो यही बोलती हूँ, अब दूसरों का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, मेमोरी ग्लैंड्स को जितने ज्यादा प्रोटीन चाहिए उसने उसको बना करके दे दिया। तो इस तरीके से यू आर रेगुलेटिंग अ जीन, यू आर रेगुलेटिंग अ जीन, समझ रहे हो आप। तो ये सेल सिग्नलिंग में आपको देखने को मिलता है, और इस जगह पर ट्रांसक्रिप्शन पे व्हाट यू आर डूइंग, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे यू आर रेगुलेटिंग कि नहीं हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें एचआरई रीजन पे जाकर के एस्ट्रोजन को जुड़ जाना है, और फिर हमें मेमोरी ग्लैंड के लिए प्रोटीन्स को बनाना है। तो वैसे ही तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स आपकी बॉडी में बनेंगे, कि बाल के लिए केराटिन बनाना है, नाखूनों के लिए केराटिन बनाना है, हीमोग्लोबिन बनाना है ब्लड के लिए, मायोसिन बनाना है हर्ट के लिए, एक्टिन, सॉरी एक्टिन एंड मायोसिन हमें बनाना है हमारे मूवमेंट के लिए, लोकोमोटरी मूवमेंट मसल्स के लिए, समझ रहे हो। तो जितने टाइप के प्रोटीन्स हैं उनको इसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है यूकैरियोट्स में। ऐसे नहीं है कि एक नॉर्मल क्रोमेटिन ही अलग अलग तरीके का प्रोटीन बना रहा है, बिल्कुल नहीं। ये जो सेल सिग्नलिंग चल रही है, जो लीगेंड आकर के रिसेप्टर से जुड़ रहे हैं, उनके वजह से ये इतने सारी डाइवर्सिफिकेशन प्रोटीन्स की आपको दिख रही है। समझ रहे हो कि प्रोटीन्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्रोटीन कैसे कैसे बन रहा है। आप खुद लॉजिकली सोचो कि एक नॉर्मल क्रोमेटिन ज्यादा से ज्यादा एक या दो टाइप का प्रोटीन आपको बना करके दे सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है जो इतने टाइप के प्रोटीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं वो कैसे बन जा रहे हैं, बताइए। वो कैसे बन जा रहे हैं, वो बन जा रहे हैं इन्हीं हमारे रेगुलेशंस के वजह से, जो जीन एक्सप्रेशन है उसके वजह से, कि यूकैरियोट्स में इन जीन को रेगुलेट किया जाता है कि तुम कैसे एक्सप्रेस होगे। यानी अगर हमारी स्किन, टेंडन्स और बोन्स को के लिए अगर आप एक्सप्रेस हो रहे हो जीन, तो आप कोलेजन बनाओगे, ठीक है। लेट मी देखो, अगर मान लो कि हमारे स्किन के लिए, हमारे टेंडन्स के लिए, हमारे बोन्स के लिए जीन को बोला जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो कोलेजन प्रोटीन बना करके हमें दे देंगे, ठीक है। मान लो कि हमारे लिए हेयर को चाहिए प्रोटीन, हमारे को नेल्स में चाहिए प्रोटीन, हमारे को आउटर लेयर जो होती है स्किन की उसमें चाहिए प्रोटीन, तो हम जीन से कहेंगे जब प्रोटीन बनाने को, तो वो हमें कौन सा प्रोटीन बना के देगा, कीरेटिन बना करके देगा, है ना। अगर मान लो कि हमारे को सलाइवा को तोड़ने के लिए, सलाइवा ब्रेक डाउन के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, तो हमारे को जीन जो है वो कौन सा प्रोटीन बना करके देगा, बताओ, एमाइलेज बना के देगा, जो कि एक एंजाइमेटिक प्रोटीन है, ठीक है। मान लो कि ऑक्सीजन को कैरी करना है, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमें कौन सा जीन प्रोटीन बना करके देगा, बताओ बताओ, कौन करता है, एचबी हीमोग्लोबिन प्रोटीन बना के देगा। अगर हमें हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट कराना है, हार्मोन्स को हमें ट्रांसपोर्ट कराना है और ब्लड स्ट्रीम में उन्हें डालना है, तो हमें उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए जीन कौन सा प्रोटीन बनाएगा, बताइए। उसके लिए बनाएगा हमारे लिए एल्बुमिन, ठीक है, समझ रहे हो। और उसके बाद मान लो इसके अलावा यू हैव सो मच, मैं थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाए। मान लो कि हमें ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना है ना। रेगुलेट करने के लिए हमें इंसुलिन बना के देगा। अगर मान लो कि हमें उस ब्लड जो लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, उसको हमें इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें क्या बना के देगा, ग्लूकागॉन बना के देगा। एंटीबॉडीज, अगर हमें बॉडी को डिफेंसिव बनाना है अगेंस्ट द पैथोजेंस,
तो वो उसके लिए हमें क्या बना के देगा, एंटीबॉडीज बना के देगा। मसल कॉन्ट्रेक्शन एंड मूवमेंट के लिए आपको क्या बना के देगा, एक्टिन और मायोसिन बना के देगा। स्टोरेज प्रोटीन्स में आपको फेरेटिन देगा जो आयरन स्टोर करता है हमारी बॉडी में, कैसीन देगा जो मिल्क को स्टोर करता है। तो इतने सारे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स कहाँ से हो जा रहे हैं बच्चा लोग बताओ? It is only because of the cell signaling. It is only because of the eukaryotes are controlling their gene for their expression. तुम जीन कैसे एक्सप्रेस होगे ये हम कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? रिसेप्टर लीगेंड कॉम्प्लेक्स बना करके और उसको ट्रांसक्रिप्शनल, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है उस दौरान जोड़ करके। जैसे ही जोड़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो जाएगी, रिक्रूट हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? Okay, so if you want to connect with me on Telegram, so you can follow, like you can join me on Telegram. आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। साइंस वाली 09 आप सर्च करोगे या इसको स्कैन करोगे तो आप पहुंच जाओगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने अभी रिसेंट में बहुत सारी पीडीएफ वहाँ पर भेजे हैं, बुक्स भेजी हैं, तो वो सब आप देख लेना। एंड इफ यू वांट टू नो मी पर्सनली, ओके, so you can follow me on Instagram. Simply Achal09 is my ID. और अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप स्कैन कर सकते हो। वैसे आप सिंपली Achal09 डालोगे आपके सर्च बार में तो आपको मेरी आईडी जो है वो मिल जाएगी। तो वहाँ पे भी फॉलो कर लो। अच्छा लगता है, आप लोग मेरे से जुड़ते हो तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो कनेक्ट हो जाओ। आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस वंडरफुल चैनल जो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना अपने जूनियर सीनियर्स सभी के पास जिनको इस वीडियोस को ज़रूरत है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपके लिए इतना काम कर रही हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ सब्सक्रिप्शन का बटन ऑन कर सकते हो कि सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। ओके, और हाँ, तुरंत इस वीडियो को लाइक करो। चलो चलो जल्दी से लाइक करो, बिकॉज मैं आगे नहीं पढ़ूंगी फिर। कर दिया? ओके, और जितने क्वेश्चंस पूछे उनको कमेंट सेक्शन में बता देना। अब पढ़ते हैं कि वही चीज स्टेरॉइड हार्मोन एंटर करेगा सेल में, बाइंड होगा इंटरसेलुलर रिसेप्टर से, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर वो एंटर कर जाएगा न्यूक्लियस में। जो हमारा हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट है एचआरई पे जाकर के बाइंड हो जाएगा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर वो रिक्रूट कर देगा ट्रांसक्रिप्शनल मशीनरी को और टारगेट जीन जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा कि अब वो जीन आगे चल करके क्या बनाना चाह रही है। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, ऐसे हमने कर दिया ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे जीन का रेगुलेशन यूकैरियोट्स में। अब चलो भाई, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे हमने क्या कर दिया, हमारा एचआरएनए बना लिया, ठीक, एचआरएनए बना लिया। अब हम करेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी इस एचआरएनए को अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेज रहे हैं, यानी कि एक नए जगह में हम इसको क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हो सकता है कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे दुश्मन बैठे हों, दुश्मन जैसे कि ऐसे हमारे कुछ एंजाइम्स जो इन आरएनए को खा जाए, जैसे ही बाहर निकले डिग्रेड कर दें, मार दें। तो उनसे बचाने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि हमें इस आरएनए को प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। और वो प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जा सकता है, दो ही एंड है, या तो आप कैपिंग कर दो या तो आप टेलिंग कर दो, या तो बिल्कुल नहीं है, मतलब कि आपको टेलिंग भी करनी पड़ेगी और आपको कैपिंग भी करनी पड़ेगी। जब दोनों साइड से यू आर गिविंग द प्रोटेक्शन तो फिर ये डिग्रेडेशन नहीं होगा। आप सोचो ना कि आप एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हो, मान लो कि एक जगह है, ठीक है, मान लो कि यू आर लिविंग इन यूपी, ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बहुत गर्मी पड़ रही है, एंड यू आर गोइंग टू द जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे तो बहुत ठंडी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी, ठीक है। ये हो गई पूरी ठंडी रीजन। तो व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूपी टू जम्मू कश्मीर, आप अपने बैकपैक में क्या करोगे, आप अपने बैकपैक में सबसे पहले तो जैकेट्स एंड ऑल रखोगे ना, जैकेट्स हो गए, स्वेटर हो गए, इन सबको रखोगे। क्यों? बिकॉज यू ऑल नो कि जब मैं एक इन्वायरमेंट समर वाले से उठ करके विंटर में जा रहा हूँ, तो अगर मैंने जैकेट्स एंड ऑल नहीं रखे, अपनी प्रोटेक्शन नहीं की, तो मुझे ठंड लग जाएगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, और फिर मैं जिस चीज के लिए जा रहा हूँ, जो मेरा काम है घूमने का, मैं वो घूम भी नहीं पाऊंगा। तो वैसे ही बेचारा हमारा जो आरएनए है, जो बन करके अभी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है,
उसको भी तो डर होगा ना कि भाई कहीं तो मैं अगर यहाँ से निकला और वहाँ साइटोप्लाज्म में पहुँचते हुए ही मुझे किसी एंजाइम ने देख लिया, तब तो मैं वहीं डिग्रेड हो जाऊँगा, वहीं ख़त्म हो जाऊँगा। इसीलिए प्लीज़ न्यूक्लियस साहब, मेरे बाहर निकलने से आप निकलते-निकलते मेरी कैपिंग और टेलिंग कर दीजिए, जिससे मैं साइटोप्लाज्म में पहुँच पाऊँ और मेरा जो कार्य है, मेरा कार्य घूमने का तो नहीं है, मेरा कार्य है आरएनए और प्रोटीन बनाने का, तो वो मैं बन जाऊँ। ऑब्वियसली आरएनए बन गया, अब मैं ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना लूँ। ठीक है, तो बेचारा हमारा एचएनआरएनए काफ़ी डरा हुआ होता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जैसे ही वो न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है, तो उस दौरान पर क्या-क्या ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं हमारे आरएनए में। ठीक है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस जो हैं, वो एक ऐसी प्रोसेस है हमारे यूकेरियोट सेल में जहाँ पर रॉ आरएनए बन जाता है और उसे डीएनए, जो प्राइमरी डीएनए है, उससे रॉ आरएनए बना लिया जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, केमिकली चेंज करते हैं, जिससे वो और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है और एक वर्किंग आरएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। वर्किंग आरएनए मॉलिक्यूल यानी क्या, कि किसी से डर नहीं और ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना दें। ठीक है? This happens inside the nucleus before the RNA goes out to the job in the cell. मैंने बोला ना कि आप देख रहे हो कि आरएनए गिड़गिड़ा रहा है, आरएनए लिटरली गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज न्यूक्लियस भाई, प्लीज प्लीज मेरी कैपिंग टेलिंग कर दो, नहीं तो मैं बाहर जाऊंगा, तो मेरे को तो भाई ये दुनिया समाज खा जाएगी। ठीक है, तो वो गिड़गिड़ा रहा है। तो ये सारे जो आपके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, ये आपके न्यूक्लियस में होते हैं एग्जैक्ट उस टाइम पे जब हमारे आरएनए को बाहर निकलना होता है अपनी जंग के लिए। ठीक है, अब ये चेंजेस क्या होते हैं, केमिकली ही हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, these changes happens after the transcription but can also start while transcription is still going on। मतलब ये कि एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस चल रही है और दूसरे तरफ आरएनएस को तैयार किया जा रहा है। इट्स लाइक एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन का काम भी चल रहा है और बाहर सेलिंग का भी काम चल रहा है। समझ रहे हो, एक तरफ प्रोडक्शन होता जा रहा है। लाइक आप सोचो ना, आप किसी केक खाने के लिए आप जाओ, तो केक भी बन रहा है और आपको सर्व भी किया जा रहा है। किचन में केक बन रहा है और बाहर जो एरिया है वहां पर आपको केक सर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों काम हो रहा है। वैसे ही ऐसे हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी तब हम आरएनए को कैपिंग टेलिंग करेंगे, ये सब नहीं। ट्रांसक्रिप्शन के दौरान पर ही वो मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब ये जो मॉडिफिकेशंस है ये आरएनए को हेल्प करते हैं कि आरएनए स्टेबल रह पाए, फंक्शनल रह पाए और रेडी रह पाए हमारे ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। नॉट जस्ट mRNA बट rRNA, tRNA, snRNA एंड miRNA, उन सभी की आप देखते हो कि यहाँ पर मॉडिफिकेशंस होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम ट्रांसक्रिप्शनल जो हमारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है वो कैसे रेगुलेट हो रहा है यूकेरियोट्स में, वो देखते हैं। तो जैसे ही आरएनए मतलब अभी बाहर निकलने वाला होता है, तो उससे पहले हम उस आरएनए की स्प्लाइसिंग करते हैं, यानी कि हम उस आरएनए में जितने भी बुरे पार्ट्स होते हैं, मैं इसको एक कहानी की तरह बताऊं आपको, बताइए। अगर मैं कहानी की तरह आपको बताऊंगी तो वो बहुत ईजिली आपको तैयार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहानी की तरह बताती हूँ कि क्या होता है। ठीक है, चलो, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं आपको हर एक चीज़ हलवा क्लियर करके दे दूँ। ओके, ये रहा ब्लैंक स्लाइड। चलो, सो हमें ये है कि हमारे न्यूक्लियस से एकदम कहानी की तरह समझना, बहुत मजा आएगा। मुझे पता नहीं क्यों पढ़ाने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है, ये अलग ही बीमारी है मेरी। देखो, एक तो हो गया कि हमने न्यूक्लियस बना लिया। ठीक है, न्यूक्लियस में थोड़ा सा एस्थेटिक्स बना लें, पता नहीं आदत है यार मुझे। देखो, ये हमने बना दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और हमें एक न्यूक्लियर पोर की जरूरत पड़ेगी तभी तो पता चलेगा। अब देखो, यहाँ पर जो क्रोमेटिन था उससे हमने क्या कर लिया, हमने एक आरएनए बना लिया। अब इट्स आरएनए इज रेडी। तो इस आरएनए को मैं बाहर निकाल रही हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए। ये है हमारा आरएनए, ये क्या है, हमारा आरएनए है, जो अभी थोड़ा सा उदास है कि इसको बाहर जाना है और साइटोप्लाज्म की इस जालिम दुनिया में सरवाइव करना है और ट्रांसलेशन की प्रोसेस करके प्रोटीन बना के देना है। तो ये देखो, ये वेल अवेयर है कि इसका काम क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। ये सिर्फ दुखी इस वजह से है कि यार अगर मैं बाहर गया और मुझे किसी ने
डिग्रेड कर दिया तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मर जाऊँगा, है ना? तो अभी ये थोड़ा-सा डिप्रेस है, ओके। तो पहले हमारे न्यूक्लियस भाई से गिड़गिड़ाता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है इसके लिए? न्यूक्लियस ये कहता है कि ठीक है आरएनए, हम आपको एकदम ही अच्छे से बना देते हैं यानी हम तैयार कर देते हैं। तो हमारे आरएनए में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं इंट्रॉन्स, और एक हम कहते हैं हमारा एक्सॉन, ठीक है? इंटरॉन्स ऐसे होते हैं जो कोडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं, दे आर नॉन कोडिंग रीजंस, ठीक है? तो ये जो मैंने येलोइश वाला बनाया है, दे आर इंटरॉन, ये ऐसे रीजंस है। और जो आगे चल करके ट्रांसक्रिप्शन में काम करेंगे, दे आर एक्सॉन्स, जिनको हम कहते हैं कोडिंग रीजन। तो सबसे पहले अगर मान लो कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में हमारा आरएनए मूव किया, अगर उसके अंदर किसी को कोई बुराई दिख गई, तब तो बुराई दिखते ही उस पर एकदम गोली तान दी जाएगी, शूट शूट दिस आरएनए बिकॉज इसके पास, इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं। तो सबसे पहले न्यूक्लियस ये सोचेगा कि हम पहले बुराइयों को हटा देते हैं, यानी जो नॉन कोडिंग पार्ट है उसका कोई जरूरत नहीं है। क्यों हम जनसंख्याओं को थोड़ा सा होता है ना गुस्सा दिलाएं कि ये बुरा है ये अच्छा है, हम इसको अच्छा ही बना के भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इन इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग कर दी जाती है, यानी इनको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। किस एंजाइम्स के द्वारा? स्प्लाइसियोसोम के द्वारा, ठीक है? स्प्लाइसियोसोम जो है, इन एंजाइम्स के द्वारा क्या किया जाता है, हम इस इंटरॉन को स्प्लाइस कर देते हैं और एक्सॉन को हम जोड़ देते हैं। तो अब हमने क्या किया है, आरएनए को हमने स्प्लाइस कर दिया है। अभी भी बेचारा बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन ठीक है, खुश है। अब ये स्प्लाइशियोसोम जो है, जोक सा पार्ट मैं बताऊं आपको कि क्यों ये स्प्लाइशियोसोम जो है वो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कर रहा है। इस वजह से, क्योंकि एक्सॉन जो है, अगर वही कोडिंग पार्ट है, वही कोड कर रहे हैं, अगर वो कंटिन्यूअस पार्ट में नहीं रहेंगे तो ब्रेकेज आएगा और ठीक से हमारा ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, यानी प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो एक कंटिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंस बनाने के लिए, ट्रांसलेशन के लिए, हम हमारे स्प्लाइसिंग जो है उसको करते हैं। मान लो कि ट्रांसलेशन हो रहा है और बीच में इंटरॉन आ जाए, फिर हो रहा है फिर इंटरॉन आ जाए, तो ये कैसा ट्रांसलेशन, इससे कैसे प्रोटीन बन पाएगा? तो इसीलिए हमें उन पार्ट्स को, नॉन कोडिंग पार्ट्स को हटाना पड़ेगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को हटाना पड़ेगा जिसका कोई कार्य नहीं है, ताकि कंटिन्यूअस कोडिंग जो है सीक्वेंस हमारे ट्रांसलेशन के लिए मिल पाए। तो अब हमारे पास केवल से केवल एक्सॉन वाला हमारे पास आरएनए जो है वो मिल चुका है। अब आरएनए को आफ्टर द स्प्लाइसिंग क्या किया जाता है, कैपिंग, टेलिंग, इन सब चीजों की प्रोसेस की जाती है। आरएनए एडिटिंग की भी की जाती है। तो हम अब समझते हैं, कैपिंग की बात करते हैं। कैपिंग में हम क्या करते हैं, हम हमारे आरएनए को कैप पहना देते हैं, ठीक है? हमने क्या किया, एक कैप पहना दिया कि तुमको हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से डिग्रेड नहीं होने देंगे। कैपिंग में हम क्या करते हैं, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, एक मॉडिफाइड ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड होता है जिसका नाम है 7 मिथाइल ग्वानोसिन, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ठीक है? इससे हम क्या कर देते हैं, इसको हम 5' एंड पे, ये इसका 5' एंड है, ये इसका 3' एंड है, तो 5' एंड पे हम प्री आरएनए, अभी प्री आरएनए इसको आप बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है, तो प्री एमआरएनए, ठीक है? तो हमने क्या किया, इसके 5' रीजन पे हमने इसको कैपिंग पहना दी। कैपिंग किस चीज की है, जैसे आप पहनते हो ना कैप, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड के, बहुत तरीके के ब्रांड है, सबके कैप्स आते हैं, तो आप उन ब्रांड्स के कैप पहनते हो, तो हमारा आरएनए भी ब्रांडेड है भाई, वो भी कैपिंग एक ब्रांड की ही पहनता है, और वो ब्रांड है 7 मिथाइल की। क्या नाम है ब्रांडिंग की, बताइए? 7 मिथाइल, इस ब्रांडिंग की कैप वो पहन लेता है कि अब भैया मेरे सर पे तो कोई मार देगा तो मैं तो नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे सर पे तो कैप है। नाउ ही इज लिटिल बिट हैप्पी, ठीक है, कि मेरे सर पे तो कैप है। अब वो कहते हैं मेरे पैर के लिए भी कुछ कर दो, पता चले मुझे कोई पैर से खींच दे, मेरे पैर पे मार दे, तभी भी तो मैं मर जाऊंगा। तो पैर के लिए यहाँ पर होता है, यानी टेल के लिए आप बोल सकते हो, जैसा हमारा पैर है वैसे इसका टेल है। टेल पे आपको क्या देखने को मिलता है, टेल पे आपको देखने को मिलता है पॉली एडिनाइलेशन, जिसको आप 3' पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हो। टेलिंग में क्या किया जाता है, एक पॉली ए टेल, यानी कि लॉन्ग चेन ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, मेरी बातों को बहुत आराम से सुनना। कैपिंग में हम ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का यूज कर रहे हैं,
और टेलिंग में हम एडेनिन न्यूक्लियोटाइड का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर पॉली ए यानी कि पॉली एडिनाइलिन टेल बना दी जाती है, यानी एडेनिन को अटैच कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है 3' एंड पे, जिसके वजह से हमारे mRNA की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर हम उसको न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट करते वक्त ट्रांसलेशनल एफिशिएंसी को इनहेंस कर देते हैं। यानी कि हम टेलिंग कर रहे हैं किस वजह से, कि हमारा जो mRNA है वो स्टेबल रहे बाहर जाकर के, यानी हम उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो हमने कैपिंग किस लिए की बच्चा, बताओ? कैपिंग हमने इसलिए की, कैपिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं mRNA को फ्रॉम द डिग्रेडेशन, कि उसकी डिग्रेडेशन ना हो पाए, और हेल्प कर रहे हैं राइबोसोम की बाइंडिंग से, क्योंकि भाई देखो राइबोसोम की बाइंडिंग भी अभी होना बाकी है, तभी तो प्रोटीन बनेगा। जब राइबोसोम बाइंड नहीं होगा तो कैसे प्रोटीन बन जाएगा? आपको पता है राइबोसोम की 2 यूनिट होती है, सब यूनिट आके बाइंड करते हैं, तो वो डिग्रेडेशन से बचा रहे हैं और साथ ही साथ राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए तैयार कर रहे हैं। प्लस हम टेलिंग किस लिए कर रहे हैं, टेलिंग कर रहे हैं कि mRNA की स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रहे बाहर जाकर के। समझ गए? तो हमने यहाँ पर 3 चीजें आपको बताई। द वेरी फर्स्ट वन इज योर स्प्लाइसिंग, द सेकेंड वन इज योर कैपिंग एंड द थर्ड वन इज योर टेलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसमें नहीं ना? अब एक बात समझो, तीनों को मैं बताती हूँ। हमने स्प्लाइसिंग क्यों की? हमने स्प्लाइसिंग इस वजह से की क्योंकि हमें कंटिन्यूअस कोडिंग सीक्वेंस बनाना है ट्रांसलेशन के लिए। हमने यहाँ पर हमने कैपिंग क्यों कर दी? कैपिंग हमने इसलिए की क्योंकि हमें mRNA को प्रोटेक्ट करना है डिग्रेडेशन के लिए और हेल्प करना है राइबोसोम बाइंडिंग को कि वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस आगे कर ले। फिर हमने यहाँ पर टेलिंग क्यों की? टेलिंग इस वजह से की क्योंकि हमें mRNA को स्टेबिलिटी पहुंचाना है और ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को इनहेंस करना है। सो द होल कंक्लूजन इज कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर RNA फॉर द ट्रांसलेशन। प्री mRNA को क्यों हम पूरी तरीके से इतना सजा धजा रहे हैं? क्योंकि हमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस कराना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी तो रेगुलेशन ही हुआ ना। अगर हम इन तीनों में से कोई एक चीज ना करें तो क्या हमारा जीन सही से काम कर पाएगा ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे, या सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे? अगर हम इन तीनों में से कोई एक ना कर पाए तो आरएनए बना के क्या करोगे? वो बाहर निकलते ही, अगर हमने उसको कैपिंग नहीं की, बाहर निकलते ही डिग्रेड हो जाएगा, क्या ही बना लेगा वो प्रोटीन। अगर हमने टेलिंग ना की तो बाहर निकल के वो स्टेबल ही नहीं रहेगा, तो वो इधर उधर भागता रहेगा, वो क्या ही बनाएगा प्रोटीन। अगर हमने इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स को अलग अलग नहीं किया तो हम क्या ही बना लेगा वो प्रोटीन, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, ये चलता रहेगा। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हाउ यू आर कंट्रोलिंग द जीन एक्सप्रेशन? बाय यूजिंग दिस स्प्लाइसिंग, टेलिंग एंड कैपिंग। गेटिंग माय पॉइंट? अदर देन दिस स्प्लाइसिंग, टेलिंग, कैपिंग, इनके अलावा भी यू हैव आरएनए एडिटिंग आल्सो। ओके, यू हैव योर केमिकल मॉडिफिकेशंस आल्सो। तो देख लेते हैं। सो स्प्लाइसिंग में हमने क्या किया? हमने रिमूव कर दिया अनवांटेड पार्ट्स, इंट्रॉन्स नाम तो आपने सुना होगा, नॉन कोडिंग पार्ट्स फ्रॉम द आरएनए। 5 कैपिंग, 5' कैपिंग। देखो 5' कैपिंग क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज 5' रीजन पे हो रहा है, तो ऐड कर रहे हैं कैप को इन द बिगनिंग फॉर प्रोटेक्शन। और फिर पॉली एडेनिन टेल जो है उसमें हम एक टेल को ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि आरएनए की लाइफ यानी स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है। आरएनए एडिटिंग में हम स्मॉल चेंजेस कर देते हैं आरएनए बेसिस में। आरएनए एडिटिंग यानी क्या होता है कि हम एडिट कर रहे हैं, हम न्यूक्लियोटाइड जो आरएनए सीक्वेंसेस में है उनमें एडिट कुछ चीजें कर देते हैं, कुछ डिलीट कर देते हैं या चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एडिनोसिन को हटा करके इनोसिन अगर हम लगा दें तो A to I हमने क्या किया? एडिटिंग कर दिया। यूकैरियोट्स में अगर मान लो कि आरएनए एडिटिंग में क्या हो रहा है कि आरएनए जब निकल रहा है तो न्यूक्लियोटाइड जो उसमें लगे हुए हैं उसमें एडिनोसिन की जगह हम इनोसिन लगा दे रहे हैं, तो वो आरएनए एडिटिंग हो गई। फिर दूसरा है पांचवा है केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसमें हम स्पेशली आरएनए में और टीआरएनए में मिथाइलेशन और स्यूडो यूरिडिलेशन, इन सब तरीके के प्रोसेसेस करते हैं। फिर क्या होता है? फिर हमारे मोहल्ले में एक ऐश्वर्या आती हैं, यानी न्यूक्लियस से निकल करके साइटोप्लाज्म के मोहल्ले में अब आ जाते हैं नए नवेले हमारे mRNA। गेटिंग माय पॉइंट? अब आपके नोट्स के लिए अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो और नोट्स बनाओ। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, अब मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ यहाँ पर फैक्ट्स बताऊंगी जो आपको नोट करना है। 5' कैपिंग में क्या हो रहा है? एक 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप को ऐड किया जा रहा है 5' एंड पे प्री mRNA के।
कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो फॉस्फेटेज जो है वो रिमूव कर देता है 5' पे जो फॉस्फेट लगा होता है। ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज जो है वो जीएमपी को ऐड करता है, और मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो ऐड करता है एक मिथाइल ग्रुप को ग्वानीन से, जिससे कि कैपिंग जो है कैप जीरो का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो जाता है। यू कैन सी हियर कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइट ये है, कैपिंग सीटीडी, यहाँ पर कैपिंग एंजाइम्स जो है वो यहाँ पर कैप जो है वो हमारे 5' एंड पर कर रहे हैं। एंजाइम्स का नाम याद रखना कि कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं, फॉस्फेटेज, ग्वानिनाइल ट्रांसफरेज एंड मिथाइल ट्रांसफरेज। फंक्शन क्या है कैपिंग की, एक तो ट्रांसलेशन के लिए एफिशिएंट बना देता है हमारे प्री एमआरएनए को, प्रोटेक्ट करता है एमआरएनए को कि डिग्रेडेशन ना हो साइटोप्लाज्म में जाकर के, ट्रांसपोर्टेशन को ऐड करता है कि न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो पाए प्री एमआरएनए का, और हेल्प करता है स्प्लाइसिंग में ऑफ द फर्स्ट इंटरॉन, क्योंकि कैपिंग के लिए हमने ऑलरेडी फर्स्ट इंटरॉन को बाहर निकालेंगे तभी तो हम कैपिंग करेंगे, तो फर्स्ट इंटरॉन की स्प्लाइसिंग के लिए जो कैपिंग है वो बहुत यूजफुल हो जाता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है हमारी टेलिंग। तो टेलिंग में एक लॉन्ग चेन एडेनिन की जुड़ती है, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड की, जो कि 3' एंड पे हमारे एमआरएनए जो कि प्री एमआरएनए है उस पे जुड़ जाती है। 250 एडिनोसिन यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हुए दिखाई देता है। लॉन्ग चेन है ना, तो कितने, अप्रोक्स 250। इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइलेशन। की प्रोटीन्स इसमें होते हैं CPSF क्लीवेज एंड पॉली एडिनाइल स्पेसिफिसिटी फैक्टर, CHTF क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर्स, CFI एंड CF सेकेंड क्लीवेज फैक्टर फर्स्ट एंड सेकेंड, PAP यानी पॉली ए पॉलीमरेज एंड RNA पॉलीमरेज सेकेंड। ये सारे यहाँ पर क्या करा रहे हैं, टेलिंग की प्रोसेस में हेल्प करा रहे हैं। ये सभी के सभी प्रोटीन्स हैं। RNA polymerase does not stop exactly at the 3' end, it goes further, the proper end is created by, ये सब छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेलिंग करा दी, टेक द स्क्रीनशॉट। देन टेलिंग से फंक्शन क्या है भाई, टेलिंग से क्या हमें एक अच्छी चीजें क्या हो रही हैं, तो mRNA स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, राइबोसोम की बाइंडिंग के लिए हमारा प्री mRNA तैयार हो जा रहा है, साथ में वर्क टुगेदर विद 5' कैपिंग फॉर ट्रांसलेशन, प्रमोट करता है ट्रांसलेशन के लिए। इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस आपको याद रखने हैं, AAU ट्रिपल A जो है ये पॉली एडिनाइलेशन का सिग्नल है कि इस सीक्वेंस पे आप पॉली एडिनाइलेशन यानी कि 3' के एंड पे आपको ये सीक्वेंस मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप टेलिंग कर दोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है। CA यानी कि आपका साइटोसिन एंड एडेनिन जो सीक्वेंस है, अगर वो आपको दिख जाएगा तो वहां पर क्लीवेज साइट यानी क्लीवेज कर सकते हो उस जगह पर। फिर GU रिच रीजन यानी कि ग्वानिन एंड यूरेसिल जहां पर ज्यादा है, बहुत ज्यादा उस सीक्वेंसेस में ग्वानिन यूरेसिल आ रहा है, तो मतलब ये कि ये जगह हमारे लिए डाउन स्ट्रीम है क्लीवेज साइट के लिए, कि डाउन स्ट्रीम ऑफ द क्लीवेज साइट। ये सारा आपका पॉलीएडिनाइलेशन का एक फंक्शन है। सो यू ऑल नो, यू ऑल आर अवेयर विद द नेचर नोवा बैच। फ्री यूट्यूब क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं मेरे द्वारा, साइंस वाली के द्वारा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, कलरफुल क्रिस्प स्लाइड्स, नोट्स मिलते हैं हिंदी एंड इंग्लिश में, नोट्स मिलते हैं आपको वीडियो से जो स्क्रीनशॉट करने होते हैं डायरेक्टली आप प्रिपेयर कर सकते हो। 16 यूनिट आपके बॉटनी एंड जियोलॉजी से मैं कंप्लीट करूंगी और हर एक यूनिट से MCQs भी सॉल्व कराऊंगी। गो टू नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम से, जिसपे आपको रिवीजन में थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स एंड वाइवा का सपोर्ट भी मैं आपको करूंगी बाद में, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। और बेस्ट डायग्राम्स एंड इमेजेस मैं आपको टेलीग्राम पे एंड साथ ही साथ अपने स्लाइड्स में प्रोवाइड करती रहती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प मिलती रहे, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता रहे। नाउ देखो, अगर आपको बोनस में इस बार मैंने ये किया है कि अगर आपको ये पूरा स्लाइड पैक चाहिए होगा तो बाद में आप मेरे से, जब मैं पूरा ये नेचर नोवा बैच खत्म कर दूंगी, तो आप मुझे ईमेल करना या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कहीं से भी कांटेक्ट करना। तो अगर आपको ये सारे स्लाइड का पूरा पैकेज चाहिए होगा तो आई विल टेल यू द मनी कि कितने में यू विल गेट दिस होल बैच के स्लाइड्स, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगी उस टाइम पे। टेक द स्क्रीनशॉट। देन वी हैव स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हम क्या कर रहे थे, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को बाहर निकाल रहे थे, एक्सॉन्स जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको सिर्फ रख रहे थे, ठीक है। इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड टू मेक मैच्योर mRNA। इंट्रॉन्स को मोस्टली हम यूकैरियोटिक जीन्स में ही देखते हैं कि इंट्रॉन्स यूकैरियोटिक जीन्स में पाए जा रहे हैं। एंड आपको पता होगा कि प्रोकैरियोट्स में वी आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन, है ना, वहां पे तो नहीं करते। यूकैरियोट्स में जरूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि इंट्रॉन्स है। इन ह्यूमन एवरेज इंट्रॉन साइज कितना होता है, अप्रोक्स 3.3 kb के
हमारे इंट्रॉन्स की साइज होती है ह्यूमंस में। स्प्लाइशिंग मशीनरी देखो, एक तो न्यूक्लियस में ही स्प्लाइसिंग की प्रोसेस चल रही होती है, स्प्लाइशियोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। स्प्लाइशियोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन और आरएनए, जो न्यूक्लियर आरएनए है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जब उन दोनों को आप जोड़ दोगे तो वो हमारा स्प्लाइशियोसोम बन जाएगा, जिसे आप एंजाइम भी कह सकते हो, ठीक है। देन नियरली 70 प्रोटीन्स एंड 5 SNRPs यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इंट्रॉन्स की प्रोसेस, सॉरी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं कितनी बार बोलूँ। फिर अगर हम स्प्लाइसिंग की टाइप देखें तो सेल्फ स्प्लाइसिंग होती है, जहाँ पर इंट्रॉन खुद ही अपने आप से ही बाहर निकल जाते हैं, जो कि काफ़ी रेयर है। वरना स्प्लाइशियोसोम मेडिएटेड स्प्लाइसिंग होती है, जहाँ पर हम स्प्लाइशियोसोम को ये स्प्लाइसिंग करते हुए देखते हैं, जो कि बहुत कॉमन है यूकेरियोट्स में। अपने आप से इंट्रॉन निकल जाए, ये थोड़ा सा रेयर होता है। फंक्शन है स्प्लाइसिंग की कि हम एक तो मैच्योर एमआरएनए बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पर किसी भी तरीके का नॉन कोडिंग सीक्वेंस ना रहे। हेल्प करते हैं एमआरएनए को एक्सपोर्ट करने में फ्रॉम द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। और ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे कि हम डिफरेंट प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर पाए एक ही जीन से, समझ रहे हो। तो ट्रांसलेशन में हम एक तो सीक्वेंसेस जो हैं उनको भी अच्छे से बनाने के लिए, कंटिन्यूअस सीक्वेंस प्रोवाइड करने के लिए भी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करते हैं। So this is all about the today's video. This is all about the regulation and gene expression. Okay. तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है इतने ऑथेंटिक, इतने वंडरफुल नोट्स प्रोवाइड करने में और इतने अच्छे से समझाने में। तो इतनी हलवा क्लियर वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल टू योर जूनियर सीनियर हुएवर वांट दिस, हुएवर नीड दिस। तो उन तक इन वीडियोस को पहुंचाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय।